लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है। 2 डिप्टी सीएम समेत 14 विधायक मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन बिहार सरकार के इस नए मंत्रिमंडल में अधिकतर लोग दागी ही है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि एडीआर की रिपोर्ट कह रही है। एक तो थे मेवालाल जी, जिन्होंने नौकरी घोटाले का इतना मेवा खाया था और शिक्षा मंत्री बन गए थे, लेकिन लोगों ने उन्हें इतना निशाने पे लिया, इतना ज्यादा निशाने पे लिया और हर तरफ उनकी इतनी आलोचना हुई, इतनी निंदा हुई, इतनी ज्यादा कि अंत में उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। लेकिन अभी कई और मंत्री बने बैठे हैं बिहार सरकार में, और ऐसे विधायकों को इस बार मंत्री बनाया गया है एनडीए सरकार में, जिन पे क्राइम के कई मामले दर्ज हैं। लेकिन नीतीश सरकार में इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है और तो और बड़े बड़े पद भी मिल गए हैं। मेवालाल तो इस्तीफा देकर निकल गए आगे, और लोगों के बारे में आज बात करेंगे, लेकिन उनके भी आपराधिक इतिहास आपको बताएंगे अंत में। लेकिन फिलहाल शुरुआत करेंगे डिप्टी सीएम से। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि दोनों ही नए नवेले बिहार के जो डिप्टी सीएम है वो दोनों ही दागी हैं। एडीआर ने सभी मंत्रियों से संबंधित एक रिपोर्ट जो है वो जारी की है, और इस रिपोर्ट के बारे में आपको हम बताएंगे। रिपोर्ट के अनुसार डिप्टी सीएम बनाए गए तारकिशोर प्रसाद व रेणु देवी के ऊपर एक आपराधिक मामले दर्ज है, और सबसे अधिक 5 केस भाजपा कोटे से मंत्री बने जीवेश कुमार के ऊपर है। इनमें से 4 मामलों में आईपीसी की गंभीर धाराएं भी लगी हुई है। वहीं दूसरे नंबर पर वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सैनी है, जिन्हें मंत्री बनाया गया है। चुनाव हारने के बाद भी वो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल है, और 8वीं पास मुकेश सहनी के ऊपर 5 केस दर्ज है। इनमें 3 मामलों में आईपीसी की गंभीर धाराएं लगी हुई है। इनमें कई मामलों में चार्ज फ्रेम हो चुका है, और खास बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर भी एक मामला दर्ज है। करीब 26 साल पुराना एक हत्याकांड बिहार में 26 जुलाई को हुआ था, और इस 26 जुलाई को हुए राजनीतिक उठापटक के बाद से चर्चा के ये केंद्र में है। और इस हत्याकांड में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नामजद अभियुक्त है। हत्याकांड से संबंधित एफआईआर दर्ज है नीतीश कुमार के ऊपर। और अब क्योंकि ये मामला बिहार के मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है, जो कि सुशासन के बड़े बड़े दावे करते हैं, अपराध और अपराध करने वालों को जड़ से खत्म करने की बातें करते हैं, सुशासन का ढोल पीटते हैं, तो इनके इस पूरे क्राइम के किस्से को जरा डिटेल्स में आपको बताना चाहेंगे कि नीतीश कुमार का नाम अपराधों से कैसे जुड़ गया। तो जब बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे उस वक्त मुख्यमंत्री, और नीतीश कुमार लालू प्रसाद के करीबी सहयोगी थे, तब 1991 का ये मामला है। जो कि मृतक है उनके भाई की सुनाई गई ये कहानी है, जो हम आपको शॉर्ट में बताएंगे। जहां ऐसे ही चुनाव का समय था और लोग जो है वो वोट डालने पहुंच रहे थे, और उसी वक्त वोट डालने के बाद करीब 10 लोग वहां पहुंचे अचानक। उनमें से एक नीतीश कुमार भी थे जो उनमें से पहुंचे थे। नीतीश ने पूछा कि केकरा दिली वोट हो, इसका मतलब होता है कि वोट आपने किसे दिया। तो राधा कृष्ण जो कि मृतक के भाई हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को, और यही बात उनके भाई सीताराम ने भी कही। उन्होंने भी ये कहा कि कांग्रेस को वोट दिया है, लेकिन बाद में उन्होंने एक वर्ड और कहा कि तो आप क्या कर लेंगे। इसके बाद नीतीश कुमार ने सीताराम पर गोली चलाई और चलते बने, जो कि मृतक थे। नीतीश कुमार ने 2012 के विधान परिषद चुनाव में ये हलफनामा दिया था, उसमें इस केस का जिक्र है। लेकिन आज इस केस में क्या हुआ किसी को पता नहीं है। ये कहां दबा, और खुद से सुशासन बाबू की उपाधि से ये नवाज चुके हैं नीतीश कुमार। और लालू प्रसाद यादव भी अब रह कर इस मामले में इस किसी के बहाने नीतीश कुमार पर लगातार निशाना साधते रहते हैं। पिछले दिनों उन्होंने अपनी एक फेसबुक पोस्ट में ये पूरे मामले का जिक्र किया था और लिखा था कि नीतीश पर 302 हत्या और आर्म्स एक्ट का केस है, लेकिन फिर भी कंबल ओढ़कर और दूसरों को मायावी छवि का सफेद कंबल उड़ाकर गॉड ऑफ मोरालिटी बने हुए हैं। इसी फेसबुक पोस्ट में उन्होंने ये भी सवाल किया कि मित्रों, क्या हत्या जैसे संगीन जुर्म में अभियुक्त मुख्यमंत्री को कुर्सी पर बैठने का नैतिक अधिकार है, जहां केसी मुख्यमंत्री बनाम बिहार राज्य का हो? खैर, इन सब के बाद जरा आगे बढ़ते हैं और लोगों के बारे में भी बात करना है अभी। तो हम कोटे से मंत्री बने संतोष कुमार सुमन के ऊपर भी 2, और भाजपा कोटे के रामप्रीत पासवान के ऊपर 1 मामला दर्ज है। नीतीश की नई कैबिनेट के आधे से ज्यादा जो मंत्री हैं, उन मंत्रियों के खिलाफ और खुद नीतीश कुमार के खिलाफ क्रिमिनल केसेस दर्ज है। लेकिन मेवालाल चौधरी को लेकर के बवाल ज्यादा हो रहा है। अब बवाल तो इतना मचा कि इस्तीफा दे दिए कार्यभार संभालने के 3 घंटे के अंदर ही, और मंत्री मेवालाल चौधरी के ऊपर आईपीसी की 420
सहित कई गंभीर धाराओं में एक आपराधिक केस भी दर्ज है। तो जिन 8 मंत्रियों के खिलाफ पूरे आपराधिक मुकदमे दर्ज है नीतीश सरकार के मंत्री में, उनमें से बीजेपी के 4, जेडीयू के 2, हम और वीआईपी के दोनों पार्टियों के कोटे से मंत्री इसमें शामिल है। एडीआर की रिपोर्ट का यह भी खुलासा हुआ है कि 15 सदस्यों वाली बिहार की जो नई कैबिनेट मंत्री है, उनमें से 13 मंत्री जो है वो करोड़पति है। इनमें से सबसे ज्यादा 6 भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जनता दल यूनाइटेड के 5 है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, हम और विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के एक मंत्री हैं, और इन 14 मंत्रियों में 2 महिलाएं का भी नाम जो है वो शामिल है। और सबसे ज्यादा संपत्ति रखने वाले मंत्रियों में तारापुर निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए मेवालाल चौधरी टॉप पर हैं। और टॉप पर रहे भी क्यों ना, घोटाले का सबसे ज्यादा मेवा तो इन्हीं ने खाया है, तो जाहिर सी बात है कि अधिक संपत्ति भी इनके पास ही होगी। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये है कि सुशासन का दावा करने वाले सुशासन बाबू और चाल चरित्र की बात करने वाली सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी पार्टी इन दागी मंत्रियों का इस्तीफा कब लेंगे? इनसे इस्तीफा लिया जाएगा भी या फिर नहीं? क्योंकि बीजेपी पार्टी जो है वो रेपिस्टों को और भी जो अन्य घटनाओं में शामिल होते हैं, तरह तरह की घटनाओं में शामिल हैं, उनके ऊपर कई आपराधिक मामले हैं, उनको टिकट देने में नंबर 1 पार्टी के नाम में इनका नंबर है। उसके बाद ही किसी और पार्टी का नंबर आता है। 2014 में भी एडीआर की जो रिपोर्ट है वो निकलकर सामने आई थी, उसमें ये बात का खुलासा किया गया था। और अब बिहार सरकार में जो मंत्री बने हैं उनमें भी आधा से ज्यादा आपराधिक इतिहास वाले मंत्री ही हैं। तो देखते हैं कि इनका इस्तीफा कब लिया जाएगा, इनसे इस्तीफा लिया जाता भी है या फिर नहीं, क्योंकि पद तो इन्हें मिल चुके हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।